आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमने ये सोचा कि बहुत दिन हो गया और वीडियो तो जाना ही चाहिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 2022 में 23 जनवरी को ये परीक्षा आयोजित हुई थी। तो हमने सोचा कि ऐसा चीज़ पढ़ाऊँ, ऐसा चीज़ प्रैक्टिस कराऊँ जो सारे स्ट्रीम वाले को फ़ायदा करे। तो आज मैं हिंदी और मनोविज्ञान के 30-30 प्रश्न लेकर के आया हूँ और मुझे विश्वास है आप लोग बेहतरीन, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के दौरान जो हम चर्चा करेंगे उससे और भी प्रश्न आपके 60 ही नहीं 60 से ज़्यादा प्रश्न आपके सम्मिलित हो किए जाएंगे। तो ध्यान से देखें आप। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न और हिंदी भाषा के 30 प्रश्न, ये दोनों चर्चा करने वाले हैं। ये आपके प्रश्न हैं तो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी। मैं ये करता हूँ, थोड़ा उस पर दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगी। देखिए इस पे ज़्यादा क्लियर होगी। हाँ, मुझे विश्वास है कि इस पे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। यस यस, परफेक्ट। तो जो हमारी चर्चा होने वाली है वो है, हम एक एक करके लेते मार्क। हाँ, अब आप देखिए क्या कि हमारे जो प्रश्न होंगे, इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ ठीक। अब देखिए निर्देश में क्या है, ध्यान से देखेंगे क्लियर है। इसमें आपके 150 प्रश्न होते हैं और 150 में क्या होता है, 150 प्रश्न होते हैं, 2 घंटा 30 मिनट का होता है। और जो एक अंक निर्धारण है, नकारात्मक अंक वाली बात नहीं है, मतलब निगेटिव अंक जो है वो नहीं है। जब निगेटिव अंक नहीं है तो सारे प्रश्न को हमको करने अनिवार्य है, क्योंकि जितना अधिक करेंगे। और हमने देखा कि बाल विकास तो 1 से 30 प्रश्न और भाषा जो है उसका हम 31 से 60, ये दोनों प्रश्न को हम लोग सम्मिलित करेंगे आज। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देर न करते हुए सवाल शुरू करते हैं। देखिए सवाल है, हम क्या करेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे और हट भी जाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर से दिखे। तो देखिए क्या रहा है, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक, थोड़ा इसको मैं हटा दूं। हाँ अब देखिए, हाँ इसमें देखिए क्लियर लिखा है, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो व्यक्तिनिष्ठ की जहां तक हम बात करेंगे तो व्यक्तिनिष्ठ तब होगा जब वो बात आपके आंतरिक बात होगी। तो ये कह रहा है निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रायोगिकरण। तो इसका हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, अंतर्दर्शन होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में किससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक आप जानते पियाजे है, मनोलैंगिक जो है वो फ्रॉयड है, सामाजिक अधिगम जो है वो बंडूरा है, सॉरी हाँ सामाजिक अंदर बंडूरा ही है, और व्यवहारवादी वाटसन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन अधिगम। देखिए एकदम क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है अधिगम में पठार निम्न में किस कारण बनता। अभी हम पैदल चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, भले ही रोहित शर्मा का स्टाइल हो। तो यदि हमारे आगे में बड़ा सा पहाड़ हो तो क्या होगा, हमारे गति में परिवर्तन आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, किस कारण बनता, अभिप्रेरणा, रुचि, परिपक्वता नहीं, थकान द्वारा। जैसे पठार की बात आएगी, मैं मतलब को रिलेट करने की कोशिश करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ, अधिगम में पठार किस कारण बनता है, थकान द्वारा। दर्पण चित्र, ध्यान से आप देखेंगे, कह रहा है दर्पण चित्र परीक्षण किस मापन हेतु होता है। तो होता क्या है कि जब मुझे हमारे अंदर होता है कि अरे कैसे हम पढ़ाएं, तो सभी लोग बोलते थे। जब एक बार मैं इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स करने गया था, मतलब ब्रिटिश लिंगुआ में, तो हम कहे कि सर मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है, मतलब मन में सोच लेता हूँ कि ये सेंटेंस बोलना है लेकिन नहीं आते। तो वो बोलते थे कि ऐसा करो कि शीशा है घर में। हम बोले हाँ छोटा सा है, तो ठीक है, उसी में देख के बोलोगे तो तुम्हारे। होता क्या है कि आदमी का जितना हाइट होता है उसका हाफ भी शीशा होगा, तो आराम से उसकी पूरी बॉडी दिखा जाती है। तो कहा शीशा में आप देख के बात करो। तो यहाँ दर्पण, दर्पण मतलब शीशा में देख के बात करेंगे। तो शीशा में जब हम देख के बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा अधिगम अंतरण में प्रयुक्त होता है। क्लियर हो गया होगा आपको, मतलब हमारी कॉन्फिडेंस बनती है, अधिगम हमारा बढ़ता है। क्लाउड पिक्चर, क्लाउड पिक्चर परीक्षण में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। हमेशा ध्यान रखना है, जब क्लाउड पिक्चर, अभिरुचि की बात नहीं है, यहाँ बुद्धि की भी बात नहीं है और अभिक्षमता की भी नहीं है, यहाँ व्यक्तित्व की बात होती है। जैसे ही हमें परीक्षण मापना होता है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो होता है, उसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व के मामले में इसका जो यह परीक्षण जो था विलियम स्टर्न ने दिया था। इसमें कहा जाता है कि तृष्णा उद्दीपक है जो रोसी श्रृंखला से हानि से बचती है। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि क्लाउड पिक्चर किसने दिया था, तुरंत आप क्या करेंगे, स्टर्न ने दिया था। स्टर्न,
एस्टर ने दिया था। तो ये किसके लिए है? व्यक्तित्व के लिए है। अब कर रहा है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 साल है, मतलब मानसिक रूप से वो कितना साल का है? 8 साल का है। तो बताएं उसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या है? आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है? मानसिक आयु, मैं थोड़ा लिख देता, इसको पेन को थोड़ा मैं पतला कर लेता हूं। हाँ, मानसिक आयु, मानसिक आयु क्या है? गुने 100 और बटे क्या होते हैं? वास्तविक आयु होती है ना, यही फॉर्मूला होता है। मान लीजिए ये प्रश्न है, कोई दूसरा प्रश्न भी दे दे तो भी आप इसी सूत्र की सहायता से करेंगे। तो अब क्या है? मानसिक आयु इसका कितना है? तो मानसिक आयु क्या कर रहा है? 8 साल है। तो भैया 8 गुने 100 अब बटे वास्तविक आयु इसकी क्या है? 5 साल है। 5 से गुना के 20, 20 से 60, 160। इसका आईक्यू क्या हो गया? 160। हमेशा कहता है ना, अरे भैया है बड़ा छोटा सा लेकिन उसका बुद्धि तो भैया बड़े बड़े के तरह है। तो यही बड़े के तरह मतलब उसका आईक्यू लेवल जो है वो क्या है? बड़े की तरह है। हाँ, अब देखिए तो आईक्यू आपने निकाल लिया था और आईक्यू हम जो पहले वाले में किए थे। अब कह रहा है इसमें कौन सा आईक्यू लेवल मतलब स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। हमेशा याद देखिए इसमें जो होता है वो 3 तरह की आयु होती है। एक होता है वो होती है हल्की मंदता, देखिए मैं लिख लेता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। हल्की मंदता जो होती है, एक होती है हल्की मंदता, इसको मैं बाद में मिटा दूंगा, वो 50 से 70 आईक्यू वाला होता है। फिर गंभीर मंदता होती है, फिर गहन मंदता होती है। तो ये जो हमारा है 36 से 49 वाली बात वो क्या कहलाती है हमारा, जिसमें बालक को प्रशिक्षण योग कहा जाता है। गंभीर मंदता होगी जिसका 20 से 35 होगा, उसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गहन मंदता जिसका 20 से कम है उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रशिक्षण की बात करेंगे तो वो 36 से 49 वाली होगी। अब रोसा इंक ब्लड टेस्ट जो है किसके मापन हेतु किया था? रोसा नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इंक टेस्ट व्यक्तित्व मापन के लिए किया था। उन्होंने क्या किया था? ध्यान से देखेंगे, हमेशा पूछा जाता है, इसमें तुरंत पूछा जाएगा कि रोसा जो है कितने कार्ड का किया था स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में स्याही धब्बा परीक्षण करते हैं। हमेशा क्या करेंगे? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता था, किया था उन्होंने। और उसके लिए क्या किया था उसने? कितने कार्ड का? तो 10 कार्ड का। आंसर हमारा 10 कार्ड। और किसके लिए? व्यक्तित्व मापन के। यह विस्मृति का कारण नहीं है। ध्यान से देखें, मानसिक द्वंद्व, अब जब विस्मृति का कारण नहीं, अब मानसिक द्वंद्व होगा तो विस्मृति का कारण। स्मरण करने की इच्छा, जब स्मरण करेंगे तो फिर विस्मरण कहां से होगा? तो हमारा आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा, स्मरण करने की इच्छा। फिर कह रहा है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने के, तुरंत इसमें तो सांख्यिकी कोई मतलब ही नहीं है कि और चीज का, शेष से भिन्न है। ड्रामैन, टीएटी, शेक्सपियर, अब आपको सब पता है कि ये जितने सारे हैं वो किस चीज के लिए है? वो सब व्यक्तित्व के लिए है। रैवन का परीक्षण किसके लिए है? बुद्धि के लिए है। तो जब बुद्धि की बात की जाएगी, बाकी सब व्यक्तित्व की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रैवन का परीक्षण। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या है? वो मध्यांक के लिए आपको याद है सबसे पहले कितना पद है गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में हम 2 से भाग देंगे 3, मतलब क्या है? n/2वां पद। n/2वां पद मतलब 6/2वां पद। यही तो होता है इसका मध्यांक बराबर। अब प्लस, इसको हम कलर दूसरा ले लेते हैं और क्लियर दिखेगा। पीला तो एकदम दिख ही नहीं रहा है, ब्लू ले लेता हूं। हाँ अब सही, इसको पहले मैं मिटा दूं और उसके बाद हम लोग सवाल पे आ जाए। हाँ, अब देखिए क्या कर रहा है, रेवन तक हो गया था। 7, 8, 9, 10 तो देख रहे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में है कि नहीं? तो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 आरोही क्रम में। 6 पद है, 6 मतलब 6/2 मतलब तीसरा पद, थर्ड पद और फिर फोर्थ पद का बट्टे 2। तीसरा पद क्या है? 1, 2, 3, 9। चौथा पद 10/2, तो 9, 10, 19, 19/2, 19/2 मतलब 9.5। 9.5 कौन सा है? ये देखिए, कोई भी सवाल इस तरह का आएगा, मध्यांक क्या है? मध्यांक के लिए क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, यही निकालने के लिए है। nवां पद, तो nवां 6, n जो है मतलब टोटल कितने हैं नंबर? तो 6 है, तो 6/2 मतलब तीसरा पद और चौथा पद। अब सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होता है, हेगार्टी, स्किनर और थॉर्नडाइक ने नहीं किया था, गेस्टाल्ट वाले वैज्ञानिक जितने थे उन्होंने इसका अंतर्दृष्टि, जिसमें कि आपके वो क्या बोलते हैं पॉवलोव टाइप के आते हैं, पॉवलोव जो थे वो गेस्टाल्ट वाली मनोवैज्ञानिक थे। तो पूछा जाएगा जैसे पॉवलोव क्या थे, तो गेस्टाल्ट वाले मनोवैज्ञानिक थे। सूझ या अंतर्दृष्टि का किसने किया, तो गेस्टाल्ट वाले मनोवैज्ञानिक ने किया। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, और थोड़ा इसको ऊपर में करता हूं। सवाल हम लिखे 13 को ऐसे धाराशायी कर दिए कि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए 13 तक हम लोग ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है सवाल। सवाल कर रहा है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का भी हम लोगों ने किया था, 13वां गेस्टाल्ट बाल्दी ने किया था। फिर है मैकडोनाल्ड के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे होता है। मैकडोनाल्ड एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया था कि 14 मूल प्रवृत्ति की बात किया था। उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्ति की बात किया था, 14 मूल प्रवृत्ति की बात किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पलायन जो है मूल प्रवृत्ति है, उसका संबंधित जो है संवेग वो भय है, युयुत्सा है उसका क्रोध है, निवृत्ति है उसका घृणा है, जिज्ञासा है उसका जो है आश्चर्य है, शिशु रक्षा है उसका जो है वात्सल्य है, शरणागति है तो विषाद है, रचनात्मक है तो उसका संवेग जो है वो संरचनात्मक, संचय प्रवृत्ति है तो स्वामित्व की भावना होगी, सामूहिकता होगी तो एकाकीपन होगा, काम होगा तो कामुकता होगा, आत्मगौरव होगा तो श्रेष्ठता की भावना होगी, दैन्य होगा तो आत्महीनता होगी, भोजन अन्वेषण होगा तो भूख होगा, हास होगा तो आमोद होगा। तो ये सारे, ये किसकी बात किया था इन्होंने, संवेग का। ये मूल प्रवृत्ति किससे संबंध होता है, संवेग का। तो 14 उन्होंने मूल प्रवृत्तियां दी थी। पूछ जाएगा मैकडोनाल्ड ने कितना मूल प्रवृत्ति दिया, तो 14 दिया। उसका क्या है मूल प्रवृत्ति का, तो संवेग है। हाँ, फिर है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को, जैसे पूर्व अनुभव हो गया मुझे कि हमारे पूर्व है, तो पूर्व अनुभव कैसे होता है, कोई प्रत्यक्ष ज्ञान हो, जैसे हमने देखा, हमने जैसे कोई बच्चा पूछता है अच्छा बच्चा ये बताओ, जैसे एक छोटा सा बच्चा था, हमने उसको कहा कि इसको मूंछ कहते हैं, कहे ये आपको भी बाल है, तो हम कहे बाल नहीं, ये मूंछ है। तो कहा कि अरे पापा देखिए हमारी छोटी बिटिया, ये आपके कान पे भी मूंछ है। तो वो उसको कनेक्ट किया ना, तो कनेक्ट करने का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान किस पे होता है, पूर्व अनुभव के आधार पे होता है। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि, हाँ जो पिछड़ा बालक है उसके लिए शैक्षिक लब्धि अवधारणा किसने दी थी, तो अवधारणा इसका किसने दिया था, इसको जो दिए थे सिरिल बर्ट ने दिया था। अभी हम इससे पहले सिरिल बर्ट की बात किया था ना, जो उन्होंने बताया था कि 3 होती है, हल्की मंदता होती है, गंभीर मंदता होती है, गहन मंदता होती है, अभी हमने बात किया था। अब देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। वैधता उत्तम परीक्षण में होता है, विश्वसनीयता होती है, उसके बाद वस्तुनिष्ठता भी होती है। अब अभिक्षमता नहीं होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। वैधता चाहे कहाँ भी, यहाँ करें आप तब भी, अमेरिका में करें तब भी, और जाकर के राजस्थान के कोटा में करें तब भी। विश्वसनीयता हर एक जगह होती है, वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, अभिक्षमता नहीं होती है। निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, एक सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत सारे हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। अभी हम जब पढ़ेंगे ना स्टर्न, बीने, स्टर्न, तो सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्न में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी मतलब जो हमारे अंदर स्रावी होता है, जितनी भी जैसे पिट्यूटरी ग्रंथ है, एड्रिनल ग्रंथ है, ये सेक्स से रिलेटेड है, पिट्यूटरी है या थायराइड है, लार हमारा मुंह से लार निकालता है जब कोई चीज खाने को देते हैं, तो ये हमारी बाह्य वाली है जी। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, लार ग्रंथि नहीं। तो 19 क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे धाराशायी किया जो आप लोग भी एकदम निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है, अच्छे से कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 19 के बाद 20वां, हाँ 20वां नहीं, चलिए अब 20वां इधर से है, चलिए हम 20वां एक एक करके देखेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, जीन पियाजे एक नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया था, कि संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, उन्होंने 4 अवस्था दिया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक और संवेदनात्मक, चारों उन्होंने ही दिया था। तो कह रहा है इसमें कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। तो जब द्वितीय अवस्था की बात हम लोग करेंगे तो उसमें क्या था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही थी, जिसमें बच्चे का क्या होता था,
आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये जो होता था इसमें क्या करता था, पूर्व संख्यात्मक में इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करता है, उसके दौरान भाषा का भी विकास होता है और इसमें बालक क्या होता है, नई सूचनाओं का अनुभव करता है। अब है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, हमेशा ध्यान रखना है। हर एक आदमी के बीच में एक अच्छी क्वालिटी का गुण होता है। जैसे मान लीजिए मुझे मैथ अच्छा लगता है, किसी को हिंदी पढ़ने में अच्छा, कोई खेल अच्छा करता है। एक बच्चा हमारे स्कूल में बिल्कुल बोकस था, कुछ भी नहीं आता था। एक दिन संयोग से क्या किए, 15 अगस्त की तैयारी हो रही थी, ये हो रहा था कि अरे भाई कृष्ण कौन बनेगा और सुदामा कौन बनेगा। कृष्ण बनने के लिए सब तैयार, सुदामा कोई बनेगा। इतना परफेक्ट उन्होंने एक्टिंग किया, पेन वो चौक से मुंह में लगा लिया, दाढ़ी बना लिया, इतना बढ़िया किया, जबकि बौद्धिक रूप से उन्नत नहीं है, डांस इतना बढ़िया करता है कि क्या जवाब नहीं है। तो इसका मतलब है मूल प्रवृत्ति की जितनी भी बात की जाती है वो सभी प्राणियों में जन्मजात प्राकृतिक होती है, कोई मूल प्रवृत्ति। भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये आपको पता है कि ये अधिकार जब से हो गया है उसके बाद ही आरटी एक्ट बना था। आरटी एक्ट तो मान लो वैसे 2009 में बना, ये ध्यान आपको रखना है। इसमें क्या होता था, 21A में अनुच्छेद जो था, 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की थी। ये पहले जो होता था मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं हुआ करता था। तो जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86 अमेंडमेंट हुआ था, उसी समय किया गया था, 2002 में किया गया था। ये ध्यान रखने, कौन सा संविधान संशोधन, 86वां। कब हुआ, 2002 में हुआ। किस अनुच्छेद में, 21A के अंतर्गत है। ये ध्यान, 3 सवाल इससे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट था, मान कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 21A के अंतर्गत आता है। अब एक क्रैशमर नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया, जर्मन मनोचिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि किस प्रमुख में, निम्न में से किस प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया। तो वो जो था ना, वो भौतिक मतलब मनुष्य के जो था व्यक्तित्व के भौतिक आधार पर किया। कोई कहा कि कोई लंब होता है, कोई गोलकाय होता है, कोई दुर्बल होता है, कोई लंबकाय, कोई सुडोलकाय, कोई डिस्प्लेस्टिक होता है। तो ये सारे किया था उन्होंने, ठीक। अब टीईटी, वही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, किसके लिए किया जाता है, अच्छे से आपको पता है, अभिक्षमता के लिए किया जाता है, ठीक। अब है संघनन का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है। संघनन की बात जहां तक आता है तो वो क्या करता है, स्मृति का। इसमें क्या होता है, संघनन मतलब होता है बार बार उसको रिपीटेशन करिए। रिपीटेशन का मतलब आज पढ़ लीजिए, एक दिन बाद पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद पढ़ लीजिए, एक महीना बाद पढ़ लीजिए, एक साल बाद पढ़ लीजिए, फिर आपकी स्मृति में वो एकदम बढ़िया से हो जाता है, फिर आपको विस्मरण नहीं होता है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। अब हम इसको मिटा करके फिर हम, क्योंकि वो अगले पे भी छप जाता है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए, 25 से लेकर के अब हम लोग क्रैशमर टीटी तक हो गया, संघनन हो गया था। चलिए संघनन फिर से बता दूं, संगीतिक संघनन जो है वो किसकी व्याख्या करता है, तो संघनन जो है वो स्मृति की व्याख्या करता है। संघनन किसकी करता है, स्मृति की करता है। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन है। अच्छा बताइए, शारीरिक रूप से मान लीजिए मैं ऐसे मसल्स करूं या ऐसे मसल्स करूं तो हम व्यायाम जरूरी है। हमारे घर परिवार से सब कुपोषित हो तो हम ऐसे मजबूत नहीं हो सकते। तो हमारे घर परिवार मतलब जेनेटिक रूप से भी होता है। वातावरण, हम खूब पहलवान हैं, हम जाकर के ऐसे वातावरण में जाकर के जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर तो हम कुपोषित हो जाएंगे या हमको रेडिएशन हो जाएगा। तो ये तीनों, खेल एवं व्यायाम, वंशानुक्रम और वातावरण, ये सारी बात जो है हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी। अभी बुद्धि लब्धि की गणना हमने बताया था, मानसिक आयु गुने 100 बटे वास्तविक आयु, तो चौथा वाला आंसर ये तो क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। और इससे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बुद्धि लब्धि जब का आईक्यू लेवल का बनता है। अब है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की। तो जब विचारात्मक किसने किया था, विचार किया गया डीवी ने। याद रखने के लिए जब हम पढ़ते थे तो हम करते थे कि जब डिबिया में लोग पढ़ते थे, डिबिया का मतलब डिबरी में जब लालटेन जला करके पढ़ते थे, तो उस समय जो बौद्धिक रूप से थे, चिंतन जो था, विचारात्मक चिंतन जो था, वो परिपक्व अवस्था पे था। याद रखने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल भी परिपक्व वाली है। तो जॉन डीवी, हाँ डिबिया से हमने डीवी किया था। तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की थी, डीवी ने, जॉन डीवी ने। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं है,
तो नहीं है। जब आगमन की बात करेंगे, आगमन निगमन की बात करें, मतलब उसमें सामान्यीकरण होगा, प्रयोग होगा, अवलोकन होगा। कल्पना में सामान्यीकरण कहाँ से हो सकता है? तो सिद्धांत के परिपक्व मतलब हम प्रूफ नहीं कर सकते। अब सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। जब हम सीख लिए बात और फिर हम भूल गए, असफल हो गए, तो वो विस्मरण हो गया। तो आपने देखा 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने आसान तरीके से किया और आप लोगों ने मजा भी लिया। अब हम लोग हिंदी वाले क्रम में आते हैं और मुझे विश्वास है हिंदी वाले क्रम को भी आप लोग ऐसे ही एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। मैं हट भी जाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हिंदी वाले क्रम में आते हैं। ये हमारा हिंदी का रहा। अब ध्यान से देखेंगे आप, और हम क्या है, हिंदी भाषी आप भी हैं, हिंदी भाषी हम भी हैं। हम आपको क्या पढ़ा पाएंगे क्योंकि आप अपने आप में ही अच्छे हैं। तो चलिए अब क्या है कह रहा है पंकज में कौन सा समास है। अब पंकज की बात जहां तक हुई तो पंकज में क्या हो जाएगा आपको पता है। पंकज को जैसे क्या होता है, जब कोई पर पद जो हो प्रधान न हो, जब कोई पद प्रधान नहीं होगा और अन्य चीज बात, जैसे पंकज मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो अब क्या हो जाएगा, वो जब इस तरह की बात होगी तो द्विगु मतलब क्या होता है, जिसमें ध्यान से देखिएगा आप ही आपको समझ में आ जाए। कर्मधारय मतलब कर्मधारय, जैसे पहला पद प्रधान होता है और कर्मधारय का मतलब होता है कि बहुत सारे चीज। पहला पद प्रधान, इसमें द्वंद्व में क्या होता है, माता और पिता, फिर भाई और बहन, और की बात होती है। द्विगु मतलब पहला पद संख्या होता है, और बहुब्रीहि का मतलब है एक अलग ही शब्द आता है, जैसे पंकज मतलब कमल, तो जो कीचड़ से जन्मा हुआ हो ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि होगा। अयोगवाह, अयोगवाह मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें, न तो वो स्वर हो न व्यंजन हो, मतलब और उसमें क्या हो, तो न स्वर हो तो कौन सा है, वो विसर्ग की बात की जाएगी। फिर एक और अज रही लखी, अज गरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर यो मूर्छा खा। एक और अजगर है और एक रोज मृगराय है, मतलब शेर है। अब बीच में बटोही मतलब पथिक क्या करेगा, तो अब इससे क्या होगी बात, अब आप समझ ले ये कौन सा रस है। अब दोनों तरफ कह रहा है कि एक और अजगर बैठा हुआ है, दूसरा मृगराय, मृगराय मतलब शशांक, मतलब ये क्या बोलते हैं, शेर है। अब क्या करेगा बटोही, और ऐसे करके मूर्छा होके गिर गया। तो कौन सा रस है इसमें, भयानक रस है। क्लियर। अब से विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, करण कहाँ गया भैया, यहाँ संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन हेरी, तो करण से। फिर है कर्ता ने कर्म को करण से। अब है उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर। अब देखिए पहले नहाया तब खाया, तो नहाया पहले, अब कर नहाकर कौन सी क्रिया होगी, तो पहले भोजन किया बाद की क्रिया होगी, उससे पहले कौन सा क्रिया होगी, नहाना, तो पूर्वकालिक क्रिया होगी। एकदम क्लियर है, इसमें तो अपना दिमाग भी नहीं लगाना है। सूफी संतों की सीधी, देखिए सूफी संत जो थे ये गजल की बात नहीं थी, ना तजुर्मा की बात होती थी, ना मर्शिया की, ये मसनवी टाइप के थे, मनसबी भी इसको कहते थे, तो ये मसनवी वाले। गुड़िया के भीतर गुड़िया पढ़ेंगे, इतना मज़ा आएगा। मैत्रेयी पुष्पा जी लिखी हैं और इतना बेहतरीन है कि आप पढ़िए, ना मज़ा आए। यदि आप लोग किसी किसी को पुस्तक पढ़ने की इच्छा होती रहती है, बहुत मन से पढ़ता है, गुड़िया के भीतर गुड़िया पढ़िएगा, मैत्रेयी पुष्पा जी लिखी है, बहुत ही बेहतरीन लिखी है। अब है 100 अजान एक सुजान। अब आप देखें 100 नार एक बीमार वाला वही वाला है, 100 अजान एक सुजान, तो इसका आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं इसको, 100 अजान एक सुजान। तो ये देख लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको बालकृष्ण भट्ट जी को मिटाते हुए, मतलब आंसर मिटाते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख रहे हैं सवाल सब बहुत आसान है और मुझे विश्वास है कि आप लोग करेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। तो देखिए हमारा 38 क्वेश्चन तो हो गया था, अब हम 39 पे आते हैं। 39 40 यहाँ तक आ जाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। हाँ देखिए सवाल अब कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का कहाँ हुआ था, तो आपको याद होगा श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर नहीं था, क्या नाम है, बड़ा अच्छा मैं भूल रहा हूँ, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर,
विस्मरण हो रहा है, उन्हें तो बड़ा अच्छा था उसमें। तो 80 घाट पे होता है श्रावण, विस्मरण हो रहा है गूगल हमको भी करना पड़ेगा। खैर आप लोग देख लीजिएगा, 80 गंगेती सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तुज्यो शरीर, उसका पहला वाला मैं भूल जा रहा हूँ। तो 80 घाट है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी थे। भक्तमाल जो थे, ये रचनाकार जो थे इसके नाभादास जी हैं, और इसमें कोई कोई दिक्कत ही नहीं। फिर अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम की क्रोधाग्नि ने, तो यहाँ गलियों का चौड़ा करना आवश्यक है, ये सही है। वृक्षों में कोयल कूक रही है, नहीं कूक रहा है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, सही है। विद्यार्थी में कौन से? विद्या धन अर्थी आ और अर्थी अ मिला, तो आ और ओ बन के क्या बना? आ बना। आ मतलब दीर्घ, ये क्या है कहते हैं ना, आ जो है वो क्या है ना, बड़ी आ, बड़ा, बड़ा का मतलब आ, बड़ा लोग मैंने ग्रामीण भाषा में कहते हैं, आपको आ कहना है। तो ये क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि की बात की जाएगी। कानन का पर्यायवाची है, कानन आप जानते हैं, कानन मतलब वन। अब जैसे वन, कानन का कौन कौन है? ध्यान आपको याद है, वन, जंगल, कांतार, विपिर, ये सब क्या है? कानन के हैं, वन के ही हैं, जंगल के। पुष्प का कुसुम है, जानते ही हैं। अब कह रहा है वाक्य विग्रह का। वाक्य विग्रह मतलब वाक्य को अलग अलग करना, विग्रह मतलब अलग अलग करना। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संबंध। तो वही हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा? वाक्यों को क्या होगा? अलग अलग करना। अब देखिए 44 क्वेश्चन को हम लोगों ने धाराशायी कर दिया। अब हमारा जो सवाल होगा, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका वीडियो लंबा न बने और आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को देख लें। तो चलिए, हमारा 44 क्वेश्चन धाराशायी हो गया। 45 पे हम लोग आते हैं। 45 का, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कितनी बढ़िया है ये। तो इसका मैं बता दूं, ये विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार की बात में क्या आपको मैं बताऊं, बिनु पग चले सुने बिनु काना और बिनु कर्म करे विधि नाना। ये बात जब आप बताते हैं तो इसमें क्या होता है? विभावना, विभावना का अगर मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि अब कोई अलग, बिनु पग बिना पैर के चल रहा है, बिना सुनी काना बिना कान के सुन रहा है, बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना कुछ किए ही सब कुछ पा रहा है। तो जिसमें इस तरह की बात होगी वो विभावना अलंकार होगा। अब है कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? जब वाचन शक्ति की विधि की बात करेंगे हम, तो जैसे आप देखते हैं कि अनुध्वनि विधि, अनुध्वनि मतलब PUT पुट, CUT कट, हाँ ऐसे करते हैं। संवेद पाठ विधि हम पढ़ के सुनाते हैं, गान के जैसे नहीं होता है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न अंधी पानी में, खड़े रहो तुम अब चल कर डिगो न अपने प्राण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तो हम क्या करते हैं, मतलब जो शिक्षक होते हैं उसको अच्छे से गा करके सुनाते हैं और बच्चा उसका अनुकरण करता है। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य मतलब कहीं को श्रम, जोर से बोलो, श्रम, कर्म, तो बड़े बड़े चीज को सुनाना। तो ये क्या है? व्याख्या विधि, ये बड़े बच्चों के लिए होता है और ये आंसर होगा। फिर अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? तो आप देख रहे हैं क्या है? संज्ञा परक भी है, भावात्मक भी है, क्रिया परक भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सभी होगा, ये सभी हो जाएगा। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, इसमें तो गियर्सन महोदय ने इतना काम किया, वही भारतीयों को एहसास कराया कि भाई आपकी साहित्य की परंपरा बहुत घनिष्ठ है, बहुत ही बेहतरीन है। फिर है विरहनी बावरी सी बई, ऊंच चढ़े अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उगरे गात सही। मीराबाई जी, अब मीराबाई का हम लोग इंटर में पढ़े थे तो वही सेम है। विरहनी विरहनी बाबरी सी भई, मतलब कृष्ण भगवान के मतलब वियोग में इतनी बाबरी हो जाती है कि आंचरा से मुख पोंछते हैं, उघरे गात सही। तो ये मीराबाई का है, ज़्यादा ना कहेंगे लंबा हो जाएगा। हिंदी का पहला उदंत मार्तंड है और ये क्या होता था? साप्ताहिक होता था और कलकत्ता में 30 मई 1826 से, याद रखिएगा कहाँ से, तो कलकत्ता से। कब? 23 मई 1826। और ये क्या था, कौन सा था? तो ये साप्ताहिक था। तो इससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है और हमेशा पूछा जाता है। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला अखबार, कौन सा? साप्ताहिक। कब हुआ? 30 मई 1826। कहाँ से? कलकत्ता, उस समय कलकत्ता था, अब कोलकाता हो गया है।
ये इससे इतने क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब सुई, सुई मतलब सूची, सूची ये वाली सूची नहीं, तो ये तो सूची हो जाएगा, मतलब ये सूची, ठीक। अब परिसीमन का विलोम क्या है, निर्सीमन हो जाएगा। 52 क्वेश्चन धाराशायी हो गए हमारे। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। हिंदी में हमको याद है, हिंदी हमारे क्वेश्चन गलत हो गए थे, 27 ही सही हुए थे, और जो अभी आजमगढ़ के बीएसए महोदय हैं उनका 30 में 30 सही हुआ था, राजीव पाठक जी का। और गणित में मेरे 100 के 100, 30 के 30 सही हुए थे। तो हिंदी में ध्यान दीजिएगा, मैं हड़बड़ा करके इतना जल्दी किया कि नहीं रे तो हमको आता ही है, और सब गड़बड़ हो गया था। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। चलिए, अब है परिसीमन का निर्सीमन, क्लियर हो गया। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? धूसर मतलब होता है गधा। अब धूसर मतलब गधा, धूसर कहिए, गर्दभ कहिए, खर कहिए, गधा, बसर, रासव, बेसर, चक्रीवान, उसके बाद एक वैशाखी नंदन, ये सब क्या है? गर्दभ के हैं। भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। देखिए, आधिदेहिक, अधिभौतिक, आत्मघाती, अधिदैविक, ये सब जो है, देखिए आत्मघाती मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा उस पर ध्यान देना है। तो इसका आंसर जो होगा वो आधि भौतिक होगा। अब आधिदैहिक मतलब अपने देहिक की बात, आत्मघाती मतलब स्वयं के द्वारा, आधिदैविक मतलब भगवान द्वारा। हाँ, तो देव भगवान, आत्मघाती स्वयं द्वारा, अब अधिभौतिक मतलब भूतों द्वारा। अब ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे मतलब होता है बड़े काम आप छुप के नहीं कर सकते। अब आपके पास एक पदबंध है, मतलब ये गद्य बंध है, और उसको आपको अच्छे से पढ़ेंगे। अब कह रहा है, धर्म का पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की स्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर आत्मा के बुरे भले कामों को ज्ञान, दूसरी ओर आलस और स्वार्थपरता रहती है। अभी देखिए हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पढ़ के फिर 5 क्वेश्चन होगा और उसको हम लोग करेंगे। और देखिए बस, हाँ, अब देखिए क्या है, पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा है। अंत में उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर धर्म पालन करता है। उस पर उस दुविधा में पड़ा रहा जो स्वार्थपरता उसे निश्चित हुई घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे आप बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वही संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वो संसार में लज्जित होते हैं और लोग उनसे घृणा करते हैं। अब सवाल क्या है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति। तो आप जानते ही हैं सारा इसमें आ जा रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, कमजोर मन, उद्देश्य के निश्चित न होना और चंचल मनोवृत्ति। संसार के बड़े बड़े लोगों उन्हें श्रेष्ठ माना है। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, संसार के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन्होंने क्या किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो इसमें क्या है, निह धन बल धनता, निर्बलता। तो चौथा आंसर है, बाकी पर ध्यान नहीं देना है। कायर का भावनात्मक, तो कायरता। हाँ, अपने मतलब निकालने वाले को क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। और इस तरह आपने 60 प्रश्न को ऐसे धाराशायी कर दिया जैसे लगा कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं और ऐसे ही आपको आ गया। तो मुझे विश्वास है आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही पेश आऊँगा। अभी थोड़े वीडियो कम जाएंगे, लेकिन जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा फिर हम वीडियो नियमित डालने लगेंगे। और लेकिन तब तक आपको जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आपको भेजते रहेंगे। आशा है आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। तो मिलते हैं हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक खूब मन से पढ़ते रहिए। डू योर बेस्ट। सादर प्रणाम।